हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई हो रहा है सबका। ओके, तो एक बार स्वागत करते हैं हम आपको अपने YouTube चैनल द मोटिवेशन क्लासेज पे। आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लिए थे। और ये भी देखे थे कि कांच को, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग डील किए थे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है, किन किन टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। ओके, शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने टाइप से बांटा गया है, कितने प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, नजर आता है आपको। जो देखे हैं उसको किस प्रकार के सॉलिड आप कहेंगे। सॉलिड तो ढेर, हर एक चीज को आप देखिए, बहुत सारे सॉलिड है, लेकिन सॉलिड में कौन सा सॉलिड कैसा है उसे यहां जानना है। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे जनरली चार टाइप के हैं जो आपके इर्द गिर्द नजर आते हैं। वो चारों कौन कौन होते हैं हम नाम लिख देते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड फोर्थ है आपका कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, इसी का दूसरा नाम नेटवर्क सॉलिड भी है, ये भी याद रखेंगे, नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड चार टाइप के होते हैं। जो भी हम लोग इर्द गिर्द में क्रिस्टल देखते हैं वो क्रिस्टल चार टाइप के हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटैलिक और कोवैलेंट। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद पहचान करेंगे कि कौन कैसा है, किसे आप क्या नाम दीजिएगा। हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं और उसी से पहचान करना और उसी से सभी का डिफिनीशन वगैरह भी हम लोग निकाल लेंगे। ओके, एक एग्जांपल है H2O। अब ये सॉलिड की बात कर रहे हैं, इट मींस अब ये पानी, वाटर नहीं है। H2O सॉलिड स्टेट में, इट मींस ये आइस है। ओके, आइस का सूत्र भी H2O ही होगा, बर्फ का। तो H2O हो गया। NaCl एग्जांपल ले लें। NaCl जो आप नमक खाते हैं खाना के साथ, वो वाला NaCl है आपका। लोहा ले लें, Fe। और एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेफाइट, सूत्र सी ही होता, कार्बन का ही अप्रूफ है ये सभी। ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरीन, तो ग्रेफाइट का सूत्र भी सी ही होता है, कार्बन से ही बना। कोयला का सूत्र सी होगा, कार्बन से बना। ओके, तो हम यहाँ पे चार एग्जाम्पल लिए हैं। अब चारों एग्जाम्पल से ही आपको ये चारों क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे, चेक करें। आप H2O को ध्यान से देखें तो H2O क्या है, वाटर। ये वाटर के यदि वाटर में जैसे एक बूंद पानी लेते हैं तो एक बूंद पानी में कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अनगिनत। एक मोल वाटर में 10⁻23 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं वाटर का। ये H2O एक मॉलिक्यूल है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ये H2O वाटर के मॉलिक्यूल है, यानी कि वाटर का जो निर्माण हुआ है, बना है वाटर, वो H2O के मॉलिक्यूल से बना है। या वाटर के बात नहीं करें, आइस के बात करें तो आइस किससे बना है, तो H2O के मॉलिक्यूल से बना है। H2O बना है ऐसा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वाटर बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। बट बर्फ यदि बात कर दे, आइस, तो आइस तो बना हुआ है H2O के मॉलिक्यूल से, यानी H2O ढेर सारे जब ठंडा हुए हैं तो ठंडा होकर के ये रूप ले लिया है आइस का। समझ रहे हैं। तो वे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, वैसे सॉलिड को नाम दिया गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। अब इसमें और भी एग्जांपल आ जाएंगे, केवल H2O ही नहीं आएगा। CO2 हो गया। CO2
ये ड्राई आइस इसे कहा जाता है, ड्राई आइस का सूत्र है ये CO2। अब ये सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब इसे ठंडा कर दें तो ठंडा करके जब इतना ठंडा कर दें कि ये सॉलिड स्टेट में आ जाए, तब कह देंगे हाँ ये एक सॉलिड बन गया। किस चीज का सॉलिड है ये? तो CO2 मॉलिक्यूल के है। CO2 मॉलिक्यूल ढेर सारे जब ठंडा हुए तब जाकर के बर्फ बना, ड्राई आइस बना, ड्राई शुष्क बर्फ उसे कहते हैं। तो ड्राई आइस के फॉर्मेशन CO2 से होता है। तो आपका CO2 कैसा सॉलिड हो जाएगा? ड्राई आइस। तो वो कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि CO2 के मॉलिक्यूल से बनना है। तो पहचान करने का ये तरीका है कि जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड मिला, कैसे पहचान करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड है? तो देखिए वो है क्या, तो जैसे बर्फ H2O से बना है, तो H2O के मॉलिक्यूल से बना, जो मॉलिक्यूल से बने होंगे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएंगे। जो भी मॉलिक्यूल से बने हैं, CO2 के मॉलिक्यूल से बन गया, तो ये ड्राई आइस भी मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात की? पहचान करने का ये सभी तरीका। वैसा सॉलिड या वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके पार्टिकल मॉलिक्यूल हो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, एक है NaCl। NaCl को आप जरा ध्यान से देखिए, तो NaCl को आप जब ब्रेक करेंगे तो इसमें कुछ दिखता है। Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है, इतना तो आप जानते होंगे। धातु अधातु, तो धातु जो भी होते हैं मेटल, वो सभी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो सभी निगेटिव आयन बनाते हैं। तो इस NaCl एक पॉजिटिव निगेटिव का जहां पर भी फॉर्मेशन होता है वो आयनिक कहलाता है, जिससे पॉजिटिव आइए प्योर पॉजिटिव, पूरी तरह से पॉजिटिव निकलना चाहिए, ये पार्शियली पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। पार्शियली पॉजिटिव जब बनेगा तो वो मॉलिक्यूलर में प्रवेश कर जाएगा, वो मॉलिक्यूलर हो जाएगा। समझ रहे हैं? पार्शियली इसे भी तोड़ेंगे तो H पे प्लस OH पे माइनस आता है, बट ये वो पार्शियली होता है। तो जो पार्शियली प्लस माइनस बनाता है वो मॉलिक्यूलर कहलाते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से प्लस माइनस का निर्माण कर ले उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और आयनिक यानी जो आयन से बने हुए सॉलिड होंगे, आयन मीन्स एक धनायन पॉजिटिव आयन और एक ऋण आयन निगेटिव आयन से बने हुए जो सॉलिड होंगे उसे हम आयनिक सॉलिड कहेंगे, उसे हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। तो आयनिक सॉलिड हमेशा ऐसे भी समझिए, आयनिक वही होते हैं जिससे आयन बनता होगा, आयन्स मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स बनते होंगे, उसे हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। तो NaCl जो हम नमक खाते हैं, ये नमक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है। इसी के जैसा ढेर सारे दे सकते हैं, आयनिक ढेर सारे आप बता सकते हो। क्या क्या दे सकते हो? तो NaCl हो गया, और क्या दे सकते हैं? सीजियम क्लोराइड CsCl, और क्या दे सकते हैं? लिथियम फ्लोराइड LiF, ZnCl2, सब एक मेटल एक नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल का जो भी कंपाउंड होते हैं वो सभी आयनिक होते हैं। ओके, तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया। आयनिक सॉलिड किसे कहेंगे? तो वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव और निगेटिव आयन के हों, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव और निगेटिव आयन होता है उसे हम कहते हैं आयनिक सॉलिड। समझ रहे हैं बात के? आयनिक सॉलिड जिसके पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसके पार्टिकल आयनिक होंगे, आयन होंगे, पॉजिटिव निगेटिव आयन होंगे, वो सभी कहलाएंगे आयनिक सॉलिड। एग्जांपल देखिए अपने इर्द गिर्द आप जो भी यूज कर रहे हैं उसे देखिए। नमक तो खाते हैं डेली, नमक को देख रहे हैं, नमक इमेजिन हो पा रहा है, तो वो देखिए उसमें एक सोडियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है। तो सोडियम और क्लोराइड प्लस माइनस आयन है, तो ये सभी हो जाएंगे आयनिक सॉलिड। ओके, एक ये लोहा है, लोहा Fe आयरन। अब लोहा क्या है? केवल और केवल मेटल है। लोहा मेटल होता है, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है? सभी मेटल है। तो जिनके लोहा में और क्या मिलेगा? केवल और Fe के ही तो पार्टिकल मिलेंगे, और क्या मिलेंगे लोहा में? लोहा में और कुछ नहीं मिलेगा, केवल Fe के पार्टिकल मिलेगा। तो जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में केवल मेटल हो, मेटल के ही पार्टिकल मिलता है, उसे हम कहते हैं मेटैलिक, उसे कह देंगे मेटैलिक। जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल से बने होते हैं उसे मेटैलिक कहा जाता है। और मेटैलिक कंपाउंड जो होते हैं, ये बात याद रखिएगा, मेटैलिक कंपाउंड हमेशा, जैसे देखिए इतना बड़ा लोहा के छड़ है, मान लीजिए ये लोहा है, तो इसमें
मेटेलिक कंपाउंड में क्या क्या होंगे, तो कहेंगे इसमें मेटल के पार्टिकल होंगे जो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो मेटल सभी पॉजिटिव 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 आयन वाले भरे होंगे। और एक छोटी सी बात यह भी रखिएगा कि जहां कहीं भी आप एटम या मॉलिक्यूल्स में एंट्री मारते हैं तो पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव आयंस भी भरे होते हैं। इसमें आयंस के तौर पे इलेक्ट्रॉन, अब वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ढेर सारे संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ढेर सारे संख्या में, लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यदि चेक किया जाए, छोटा सा पार्ट देखा जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो उसमें लगभग 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, लगभग इतना मिल जाता है। समझिए बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन रहने का बेनिफिट क्या है कि जैसे छोटा को छड़ लीजिए, रॉड लीजिए लोहा के, और इसके पीछे से करंट जोड़िए कोई बैटरी से, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन आगे मूव करने लग जाते हैं, आगे मूव करने लगेंगे, मतलब इससे करंट फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। जो भी मेटालिक सॉलिड होते हैं उन सभी से करंट फ्लो होता है। क्यों फ्लो होता है? क्योंकि इन सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक बात और भी याद रखेंगे, ये जो पॉजिटिव ये सभी लोहा आयरन के पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन Fe पर 2+, 3+ हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो पॉजिटिव है, जो लोहा के पार्टिकल हैं या लोहा के आयंस हैं, इन्हें कर्नल कहा जाता है। जो पॉजिटिव वाले टर्म हैं इन्हें कर्नल कहा जाता है, कर्नल, KERNL, कर्नल कहा जाता है। तो ये जो कर्नल है, कर्नल हल्का सा इन्हें जो इलेक्ट्रॉन है, मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन्हें हल्का सा हेल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। जैसे ही करंट मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे भाग जाता है। ऐसा नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बहुत ज्यादा है जिससे एकदम पकड़ के रख ले रहे हो, वैसा रहता तो फिर करंट देते तो इलेक्ट्रॉन भाग ही नहीं पाता, हल्का सा इससे अट्रैक्ट हुए रहते हैं। जैसे ही करंट मिलता है एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाते हैं। इसीलिए जो भी कंडक्टर होते हैं या जो भी मेटल होते हैं, सभी मेटल करंट का चालन करते हैं ना, सभी मेटल से करंट फ्लो होता है। रीजन यही है कि उन सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाया जाता है। करंट जाने के लिए इलेक्ट्रॉन का अनिवार्यता है, इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन किसी पार्ट के किसी भी सब्सटेंस में नहीं होगा तब तक उससे करंट फ्लो नहीं हो पाता है। मेटल का अपना ही प्रॉपर्टी है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होता है, 1 सेंटीमीटर की छोटी सी पार्ट में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो सोचिए पूरे रड में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। छोटी सी बात याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं मेटल का, वो उसे हम कर्नल कहते हैं, और उसी कर्नल के साथ इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी कारण से मेटालिक सॉलिड को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, समुद्र, इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है मेटल। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत असंख्य मात्रा, ढेर सारे मात्रा में है, ढेर सारे मात्रा, इसलिए इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है जो भी मेटल होता है उसका। तो मेटालिक सॉलिड वो होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल हो। ये सभी करंट के भी चालन करेगा, करंट के भी फ्लो करेगा, मतलब कि ये सभी करंट, इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो हो सकता है, हार्ड भी होंगे। तो मेटालिक सॉलिड वो होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल हो। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मेटल से करंट फ्लो होता है। ओके, चलिए, तो मेटालिक सॉलिड वो हो गए। कोवैलेंट सॉलिड कौन है? कोवैलेंट सॉलिड, आप ग्रेफाइट को देखिए, ग्रेफाइट एक कोवैलेंट सॉलिड है। क्यों कह रहे हैं? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर वगैरह आप पढ़े होंगे, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल का इनके जो पार्टिकल हैं कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं। ये हम एक लेयर बना रहे हैं, पूरा नहीं बना रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। सभी कार्बन 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 कार्बन, और ऐसा ये केवल एक लेयर हम दिखाएं, ऐसे ऐसे ढेर सारे लेयर वाइज लेयर ये बैठे रहते हैं। तो सभी जगह कार्बन बैठे हैं और ये हेक्सागोनल बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल बन जाता है। अब इन्हें गौर से देखिए तो कोई पूछ दे इनके बीच का कौन सा बॉन्ड होगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, पढ़े हैं 11th में पढ़े हैं। जो भी नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो सभी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, वो सभी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड उसे कहा जाता है जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ग्रेफाइट आ जाता है, डायमंड आ जाता है,
डायमंड आ जाता है और एक कांच आ जाता है। ग्लास का सूत्र याद हुआ सभी को, SiO2। डायमंड का सूत्र क्या होगा, C, कार्बन। कार्बन और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप होते हैं, इसलिए कार्बन का ग्रेफाइट का भी सूत्र C, कार्बन डायमंड के भी सूत्र C होता है। ग्लास का सूत्र SiO2 होता है। अब इसमें देख लो, सिलिका और O2 O के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, तो ग्रेफाइट, कांच, डायमंड ये सभी कोवैलेंट सॉलिड में आ जाते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड के डिफिनीशन वगैरह लिखते हैं। फिर से चेक कर लीजिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहेंगे, वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, मॉलिक्यूल हो। जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन वाले हो, उसे हम लोग आयनिक सॉलिड कहेंगे। और जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में केवल मेटल के पार्टिकल होंगे, उसे हम मेटालिक सॉलिड कह देंगे। और जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होंगे, उसे हम कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहेंगे। इसका एग्जांपल 2-3 है, याद रखिएगा, डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2, कांच दे सकते हैं, ग्लास। तो ये बात याद रखेंगे। ओके, अब आते हैं सभी के डिफिनीशन पे और थोड़ा छोटा प्रॉपर्टी इन सभी का चेक कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहिएगा, डिफिनीशन लिख देते हैं, दैट सॉलिड, ओके, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, उसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। और एग्जांपल क्या दीजिएगा इसका, एग्जांपल में NH3 दे सकते हैं। NH3 गैस है, नॉर्मल स्टेट में गैस में ये रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, बट यदि ठंडा कर दिया जाए तो ये भी सॉलिड बन जाएगा। अब सॉलिड बनेगा तो सभी पार्टिकल सॉलिड के हो जाएंगे, NH3 के पार्टिकल, तो ये NH3 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल होने के कारण ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड बन जाएगा। H2O ये आइस फॉर्म में रहेगा। CO2 इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस का सूत्र पूछा जा सकता है, तो CO2 बता देंगे। I2 भी दे सकते हैं। कोई कहते हैं Cl2 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब क्लोरीन है, अब क्लोरीन को नॉर्मल टेम्परेचर पर तो गैस में रहता है, बट इतना ठंडा कर दें कि Cl2 भी है जो एकदम सॉलिड स्टेट में आ जाए, तब कहते हैं कि ये भी सॉलिड बन गया। तो सॉलिड बन गया तो ये भी हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि Cl2 एक मॉलिक्यूल है, समझ रहे हैं ना, Cl2 एक मॉलिक्यूल है। H2 दे सकते हैं, हाइड्रोजन को भी ठंडा करके एकदम सॉलिड स्टेट में ले आइए, इतना तक ठंडा कर दें, तो ये सभी हो जाएंगे। और CO2 हो गया, आपका SO2 हो गया, ये सभी ... एग्जाम्पल और ढेर सारे हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल ढेर सारे हो सकते हैं। अब इन्हें जो है आप गौर से देखिएगा तो कुछ इन्हीं का भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। छोटा है, ज्यादा कुछ नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या टाइप्स है चेक कर लीजिए। तो आप एग्जांपल उठा लेते हैं यहां से, यहीं से पता चल जाएगा सब। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है NH3 H2O, ये दो एग्जांपल एक साथ का है। H2 या Cl2 या कह दें CO2, ये दो एग्जांपल एक टाइप का है। ओके, अब जरा गौर से चेक करिएगा इसे, इसमें कुछ है। जैसे हम NH3 की बात कर रहे हैं, NH3 में दो चीज दिखेगा। देखिए, सबसे पहली बात को तो ये चेक करना है, इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट में मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब अलग अलग रूप देख रहे हैं सभी का। तो इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप 11th में पढ़ेंगे, ऐसे कंपाउंड कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पोलर कहा जाता है, जिन्हें नॉन पोलर कहा जाता है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें पोलर भी कहेंगे और किसी को नॉन पोलर भी कहेंगे। अब पोलर कौन होता है, नॉन पोलर कौन होता है, 11th में आप पढ़े होंगे। हाइड्रोजन जिस टाइम आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग, उस टाइम इसे पढ़ाया जाता है। उस टाइम वहां पे पढ़ना है कि पोलर कौन होते हैं, नॉन पोलर कौन होते हैं, समझ रहे बात के। तो अभी यहाँ पर चेक करिए, पोलर किसे कहेंगे, नॉन पोलर किसे कहेंगे। अब एक बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, हम आपको मतलब कि जैसे ही सूत्र देखें, सूत्र देख करके पहचान करने के लिए हम तरीका बता दे रहे हैं कि कैसे पहचान करिए कि पोलर है या नॉन पोलर है, समझ रहे बात के। तो देखिए एक छोटी सी बात, जिसमें जिस सूत्र को आप देखें उसमें देखें कि ओवरऑल चार्ज कितना मिल सकता है। यदि ओवरऑल चार्ज 0 मिल जा रहा हो, 0,
तो वो नॉन पोलर होता है। ओवरऑल चार्ज 0 मिल जा रहा हो तो वो नॉन पोलर होगा। वैसे निगेटिविटी उसे कहा जाता है। ओवरऑल निगेटिविटी 0 है तो वो नॉन पोलर कहलाता है। और यदि कुछ निगेटिविटी बच जाता है, मतलब कि कुछ चार्ज बच जाते हैं या कुछ आयन बच जाते हैं, कुछ आयन बच जाएंगे, या तो पॉजिटिव आयन बच जाए या निगेटिव आयन बच जाता है, ऐसा संभावना लगता है, तब वो पोलर कहलाते हैं। फिर से बता रहे, जिसपे आयन्स बचने की संभावना ना लगे वो सभी नॉन पोलर होते हैं। जिसपे कुछ आयन्स बचे, हो सकता है पॉजिटिव भी बचे, हो सकता है निगेटिव भी बचे, वो पोलर होते हैं। ओके, ये छोटी सी पहचान है आपके लिए। आप कैसे पहचान करिएगा, तो जैसे मान लेते हैं हम H2 के चेक करें, तो H2 को आप इस तरह से इसे तोड़ के पहले देखिए, H दो गो H से मिलकर के H2 बना हुआ है। यदि इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाए तो क्या बनेगा, तो कहेंगे जैसे बॉन्ड टूटता है तो एक H जो भी कम ये बने हुए हैं, एक H पर पॉजिटिव एक H पर निगेटिव आ जाए। लेकिन याद रखिएगा पूरी तरह से ना तो प्लस आ सकता है ना पूरी तरह से माइनस, आंशिक रूप से, जिसे पार्शियली कहेंगे, पार्शियली पॉजिटिव एंड एक पार्शियली निगेटिव हो जाते हैं। ओके, अब ये चेक करिए कि दोनों पर क्या इस पर जितना प्लस होगा उतना ही माइनस इस पे आएगा। तो चेक करेंगे कि दोनों जो अभी यहाँ पे पार्टिकल है दोनों एक जैसा है या अलग अलग है, तो दोनों पार्टिकल अभी एक जैसा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ही दोनों पार्टिकल हैं, तो जितना पॉजिटिव इस पे आएगा उतना ही निगेटिव इस पे आएगा। तो ओवरऑल टोटल चार्ज या टोटल आयन कितने हो जाएंगे, तो टोटल आयन यहाँ का पॉजिटिव जितना रहेगा उतना ही यहाँ का पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, तो टोटल आयन हो जाएंगे 0। तो जो सेम टाइप के कंपाउंड है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है, तो इन सभी मॉलिक्यूल में जो ओवरऑल आयंस होते हैं वो लगभग ओवरऑल आयंस 0 होते हैं। तो इन जिसमें कुछ आयन बचता नहीं है उसमें कुछ पोलरिटी नहीं रहेगा। जब पोलरिटी नहीं रहेगा तो इन सभी को नॉन पोलर कहा जाता है, इन सभी को नॉन पोलर कहा जाता है। समझ रहे हैं, इन सभी को नॉन पोलर कहेंगे। जिसमें कोई आयन ना हो उसे नॉन पोलर कहेंगे। और चेक करें यदि इसको, तो इसको चेक करिएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन है, तो हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव आंशिक रूप से आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और इस पे पार्शियली निगेटिव आएगा। अब चेक ही करना कि क्या दोनों पर प्लस माइनस बराबर बराबर अमाउंट में आएगा। चेक करिए, तो हाइड्रोजन अलग जाता है, नाइट्रोजन अलग है। हाइड्रोजन वर्ग 1 में बैठने वाला है, पढ़े पीरियोडिक टेबल, वो ग्रुप 1 का है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में बैठता है। इसका यदि वैलेंसी चेक करें तो -3 होता है और इसका +1 होगा। तो चेक कर लीजिए, इस पे -3 आयन आएंगे, निगेटिव 3 निगेटिव, और इस पे 1 पॉजिटिव। क्या ओवरऑल टोटल आयन चेक करिएगा तो 0 आएगा, कहेंगे नहीं, इसका 0 नहीं आएगा, ओवरऑल आयन अलग आ जाएगा। या तो निगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। ओवरऑल चेक करें -3 + 1 -2 आ जाएगा। यानी कि इसमें कुछ आयन्स बच रहे हैं, मतलब इसमें पोलरिटी है, इसमें पोलरिटी है। तो पोलरिटी रहने के कारण ऐसे कंपाउंड को पोलर कंपाउंड कहा गया, ऐसे कंपाउंड को पोलर कंपाउंड कहा गया। और इस बात को आप बढ़िया से पढ़े हैं, 11th में इसे बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है, ठीक है ना। 11th में ये सभी पढ़े हैं। अभी हम केवल आपको जानकारी देते हैं कि पोलर कौन होता है, जो अलग कंपाउंड वाला, अलग अलग एलिमेंट से मिले हुए जो भी आपको कंपाउंड दिख जाए उसे समझिए वो नॉन पोलर है, वो पोलर है। और जो सेम एटम से बने होंगे वो सभी नॉन पोलर होते हैं। इसमें एक अभी के लिए एक्सेप्शन समझ लीजिए दिमाग में, हालांकि ये एक्सेप्शन नहीं है, बट दिमाग में समझ लीजिए कि ये एक्सेप्शन तौर पर हम आपको बता दे रहे हैं कि कार्बन के जितने कंपाउंड मिलते हैं लगभग CO2, CH4 या CCl4, ये सभी जो कंपाउंड है कार्बन के, ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन क्लोरीन के जो निगेटिविटी है वो लगभग इक्वल होता है, लगभग सेम होता है। दो जैसे यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, तो इन दोनों का जो निगेटिविटी है वो लगभग सेम होता है, जिसके कारण ये सभी ओवरऑल 0 कर देते हैं आयन को, ये सभी ओवरऑल 0 कर देते हैं, ये सभी ओवरऑल 0 कर देते हैं। कार्बन के जो कंपाउंड है ना, ये 2-3 याद रखिएगा, ये सभी नॉन पोलर होते हैं, ये सभी नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ओवरऑल माने कि सब पर 0 आयन होंगे। इसका जो मेन तरीका है निकालने का वो अलग है, जो आप 11th में पढ़े, कैसे पता करते हैं। ऐसे खाली अभी के लिए याद कर दे कि जो कार्बन के कंपाउंड है वो सभी नॉन पोलर होते हैं। सेम एटम वाले मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे और डिफरेंट एटम वाले मॉलिक्यूल सभी जो होंगे वो सभी पोलर होते हैं।
समझ रहे बात के? तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो अभी तो 2 टाइप मिला, एक टाइप और अब देखिएगा, आप 11th में ही पढ़े हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड अवेलेबल रहता है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीनों ऐसे एलिमेंट हैं जिसके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये सभी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये सभी आप पढ़े हैं, 11th की चीज है ये सभी। तो नाइट्रोजन यदि हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जनरली NH3 बनाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जनरली H2O बनाता है, और फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जनरली HF बनाता है। तो ये जो 3 कंपाउंड है, इन तीनों में देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों के साथ यदि हाइड्रोजन रह गया तो तीनों हाइड्रोजन बंधन बनाता है। ये बात याद रखेंगे, तीनों, बस 3 ही है, यही तीनों को खाली याद रखना है। तो हाइड्रोजन बंधन यही तीनों बने हुए करता है, फालतू कोई नहीं बनाता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, तीनों में से किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया वो सभी हाइड्रोजन बंधन बनाएंगे, और जिसके कारण ये एक अलग कैटेगरी बन जाता है इसका। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 कैटेगरी के हो गए हैं। कौन कौन? एक वो जो सेम एटम से बने होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक जो डिफरेंट एटम से बने होंगे, पोलर, या जिनके जो पोलरिटी है वो 0 ना होवे तब वो पोलर कहला जाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और जिसमें हाइड्रोजन बंधन अवेलेबल रहता है उसे हम कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हो गए यहाँ पे 3 टाइप के हो गए। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। कौन कौन है जरा चेक कर लीजिएगा। पहला है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल क्या देंगे इसका? हम एग्जांपल यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे कोई डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बस पहचान करना है आपको। आइडेंटिफाई कर दिए कि कौन है, ये कहानी खत्म हो गया उनका। नॉन पोलर में कौन कौन आ जाएंगे? H2, Cl2, सेम एटम वाले जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी नॉन पोलर होते हैं, याद रखेंगे। H2, Cl2, N2 भी आएगा, और क्या दे सकते हैं? Br2 दे दीजिए, फिर कार्बन के कुछ कंपाउंड दे दीजिए, CO2, CH4, CCl4, ये सभी याद रखेंगे। ओके, तो नॉन पोलर में ये सभी आ जाएंगे। दूसरा है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस कैटेगरी में कौन कौन आ जाएंगे? तो जो डिफरेंट एटम से बने होंगे मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट एटम से बने मॉलिक्यूल्स कौन कौन हो जाएंगे? तो डिफरेंट एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मान लेते हैं NH3, और क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएंगे, HF दे सकते हैं, HCl, SO2, etc। तो ये सभी पोलर हो जाते हैं। और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन कौन आ जाए? 3 ही हैं, उसे जरूर याद रखिएगा। H2O ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होना चाहिए, और हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा होना चाहिए, HF, etc। ओके, तो ये सभी कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये याद रखने वाली बात है। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहेंगे? कि जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं उसे हम कह देंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 3 टाइप के हो जाते हैं। कुछ नॉन पोलर होते हैं जो सेम एटम के बने होंगे, नॉन पोलर, कार्बन के कंपाउंड नॉन पोलर कहलाता है। पोलर जो डिफरेंट एटम से बने होंगे पोलर कहला जाता है। और हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन बंधन अवेलेबल हो, हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल हो, उसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा दिया जाता है। हाइड्रोजन बंधन 3 ही बनाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ओके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यही हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं, इसलिए इन तीनों में से किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, इसमें हाइड्रोजन बंधन है। ओके, अच्छा, इनका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए आप जरा बताएं। यहाँ पे प्रॉपर्टी यदि पूछ दे मॉलिक्यूलर सॉलिड का प्रॉपर्टी कैसा होता है, एक एग्जांपल उठा लीजिए, आइस को उठा लीजिए और इसी से प्रॉपर्टी निकाल के देखिए। क्या आइस से करंट जाता है? क्या आइस से करंट जाता है? तो ये सभी आइस से करंट पास नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो ये सभी जो भी है ये सभी नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ये सभी इलेक्ट्रिसिटी का इससे करंट पास होने नहीं देते हैं। यदि इनका प्रॉपर्टी लिखें तो ये सभी प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड प्रॉपर्टी है ये सभी। क्या क्या बता सकते हैं? तो इन सभी से करंट नहीं पास करता है। एक बेस्ट एग्जांपल आप आइस उठा करके चेक कर लीजिए, हाँ, तो इससे करंट नहीं जाता है, पहला। दूसरा पॉइंट, ये सभी मुलायम होते हैं कि हार्ड होते हैं? चेक करिए, दे आर जनरली मुलायम की हार्ड? बताइए। अरे बर्फ यार मुलायम होता है, आराम से थोड़ा सा मारिएगा टूट जाएगा। तो दे आर जनरली सॉफ्ट, ये सभी सॉफ्ट होते हैं, हाँ। ये सभी का मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरल चीज, ये सब तो ऑब्जर्वेशन है आपके अगल बगल की चीज की। यार होता है कि नहीं होता? बर्फ के देख लो, बहुत ज्यादा थोड़ी टेम्परेचर लेगा पिघलने के लिए, तुरंत पिघल जाता है। और क्या दे सकते हैं? डेंसिटी सबके हाई होता है कि लो होता है? देखो बर्फ का डेंसिटी पानी से भी हल्का होता है भाई, इसलिए बर्फ पानी में तैरता है। तो दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड का। मॉलिक्यूलर सॉलिड वह होते हैं जो इंसुलेटिंग होते हैं, करंट वगैरह फ्लो नहीं हो पाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सभी लो होता है, कम ही टेम्परेचर पे सभी पिघल जाते हैं, और इनका डेंसिटी कम होता है, ये सभी सॉफ्ट होते हैं। ओके, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसे हटाते हैं। नेक्स्ट है आपका आयनिक सॉलिड। दूसरा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड वैसा सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? पॉजिटिव और निगेटिव आयन हो। पॉजिटिव और निगेटिव आयन हो उसे हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। तो कह सकते हैं दैट सॉलिड आयनिक सॉलिड। ओके, that solid which constituent particles are positive and negative ions, that is called ionic solid. Okay, that is called ionic solid. अब एग्जांपल क्या दीजिएगा? एग्जांपल दीजिए फटाफट। NaCl, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। निगेटिव आयन कौन बनाएगा? तो एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल वाला एग्जांपल जितना आपको दिमाग में चल रहा है सब लगा दीजिए। NaCl, KCl, KBr। अब ऐसा ऐसा आप ढेर सारे दे सकते हो। ओके, NaCl, KCl, एक और CHCl आ जाता है, ये सभी आयनिक कंपाउंड है। ढेरों है ऐसा, आप जितना सोच सकते हो सोचो। ZNO दे सकते हो, Na2O दे सकते हो, ढेरों है ऐसा। तो इन आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव निगेटिव आयन से बने होते हैं। अब इनका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? आप लोग बता सकते हैं इनका प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। क्या हो सकता है इनका प्रॉपर्टी? बताइए। आयनिक सॉलिड में आप नमक को उठा लीजिए, NaCl, जैसे साल्ट है, आप इसे देख देख के ही प्रॉपर्टी निकालिए, दिमाग में सोचिए। NaCl, 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 इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन वो मजबूत होगा कि कमजोर होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो इनमें देखिए, गौर से देखिए, तो NaCl में एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है। प्लस माइनस में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत हो जाता है ना। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस में Na प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। प्लस माइनस फिजिक्स में पढ़े हैं, प्लस माइनस चार्ज में अट्रैक्शन होता है, लव होता है, मोहब्बत होता है, वही खेला यहाँ होगा और मोहब्बत से जुड़े रहेंगे। ओके, मोहब्बत से मजबूती से जुड़ जाते हैं। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, बता सकते हैं ना ये बात कि प्लस माइनस से अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके फोर्स जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का वो स्ट्रांग होते हैं। ओके, दूसरा और क्या दे सकते हैं? इनका मेल्टिंग पॉइंट कम की ज्यादा। क्या आप इसको घर के चूल्हा जो है जिसपे खाना बनता है उससे पिघला सकते हो? इतना कम टेम्परेचर पे इसे ही पिघलने वाला, लाल हो जाएगा। नमक को आप यदि बर्तन में लेकर के गर्म करें, लाल हो जाएगा, बट पिघलने वाला नहीं है। यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेगा तब पिघलेगा।
तो ये दे सकते हैं कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है, हाई होता है, समझ रहे हैं ना। बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेकर के पिघलेगा तब जाके खोलेगा भी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तीसरा और क्या दे सकते हैं, सोचिए खुद से सोचिए। अच्छा, इनसे भी से करंट पास करता है। नमक लीजिए, नमक में करंट डालिए, क्या करंट पास करेगा? बता दें भैया कि नमक से जब ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं करता। जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। और जैसे ही इन्हें या तो आप पिघला दें, मेल्ट कर दें, या पानी में घोर दें, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बना दें। तो यदि इसे मेल्ट कर दें या एक्वस सॉल्यूशन बना देंगे, फिर करंट दीजिए तो करंट बहुत बढ़िया से पास करता है। यानी कि सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड जो होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है, और मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में ये सभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कि दे आर इंसुलेटर। ओके, तो ये सभी सॉलिड स्टेट में इससे करंट नहीं पास करता है भाई साहब, ये बात को याद रखिएगा। आप कहिए तक एक वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको दिखाएंगे कि सॉलिड से करंट, ये सब जब सॉलिड स्टेट में रहता है तो करंट फ्लो होता है कि नहीं, और पानी में घोल देंगे तो करंट फ्लो होगा कि नहीं, दिखाएंगे हम आपको, दिखाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे इस पे। सॉलिड स्टेट में NaCl वगैरह से करंट नहीं जाता है, आपको दिखाएंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। ओके, एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए। और क्या दे सकते हैं, इसका और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है बता सकते हैं? ये सभी हार्ड भी होते हैं, दे आर हार्ड तो होवे करेंगे, प्लस में भंगुर भी होते हैं ना, ब्राइटल होते हैं नहीं। अरे भाई नमक लेकर के हथौड़ी से मारिए, पाउडर जैसा बन जाएगा, मतलब भंगूर उसको कहते हैं, भंगूर होता है। हार्ड तो होता है, कड़ा भी होता है, ब्राइटल भी होता है, दे आर हार्ड एंड ब्राइटल। ओके, तो ये इतनी प्रॉपर्टी हो गई। माने आयनिक सॉलिड किसे कहेंगे? जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने हो, आयनिक सॉलिड। एग्जांपल में ढेर सारे दे सकते हो, मेटल नॉन मेटल जोड़ जोड़ के बना दो ना यार, क्या दिक्कत है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक सॉलिड इज स्ट्रॉन्ग होता है। दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दे आर इंसुलेटर इन, याद रखेंगे, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। इंसुलेटर सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है, और एक्वस सॉल्यूशन बना दें या मेल्ट कर दें तब ये सभी करंट के चालन करने लगता है, यानी कि गुड कंडक्टर बन जाता है। और ये सभी हार्ड होते हैं, ब्राइटल होते हैं, ये सभी याद रखेंगे। ओके है, तो दूसरा हो गया आयनिक सॉलिड। तीसरा के पास चलते हैं। थर्ड क्या है? मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड किसे कहा जाए? एग्जाम्पल यदि पूछा जाए तो, अरे भाई जिनमें केवल मेटल अवेलेबल हो, मेटल हो जिसमें केवल और केवल मेटल हो, मेटल लोहा के छड़ ले लीजिए तो सभी में तो लोहा ही मिलेगा, Fe के पास यानी कि आयन वाला मिलेगा, Fe पॉजिटिव, और साथ साथ बैठे रहेंगे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं मेटेलिक में। तो यदि डिफिनेशन देना हो तो कैसे दीजिएगा मेटेलिक सॉलिड का? दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं, या दैट सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल। और मेटल में जो होते हैं, मेटल के जो आयन होते हैं उसे नाम दिया गया है कर्नल। याद रखेंगे, यदि इतना बड़ा मेटल है आपके पास, कोई लोहा हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, तांबा की ये प्लेट है यदि, तो इसमें यदि मान लेते हैं ये लोहा के प्लेट है, तो इसमें लोहा के आयन है पॉजिटिव आयन, ये सभी लोहा के आयन हैं। और आयन के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे बैठे रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो पॉजिटिव आयन लोहा का होता है या कोई भी मेटल का होता है, इसे कहा गया है कर्नल के साथ इलेक्ट्रॉन्स बैठे रहते हैं, और ये सभी फ्री होते हैं। थोड़ा सा इधर से करंट मिलेगा, थोड़ा सा भी पोटेंशियल दीजिएगा इसको तो तुरंत आगे भाग जाता है, मतलब कि करंट फ्लो होने लग जाता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो बात याद रखना है, मेटेलिक सॉलिड में मेटल के पार्टिकल होंगे जो पॉजिटिव आयन से दिखाया जाता है, उसके साथ साथ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण मेटल से करंट का फ्लो हो पाता है। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी एंड हीट का भी। ओके, चलिए, तो मेटेलिक सॉलिड किसे कहेंगे, दैट सॉलिड इन विच, मेटेलिक सॉलिड उसी के कहेंगे जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल हो। एग्जांपल में आप मेटल दे दीजिए, ढेर सारे मेटल देंगे, लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, सोडियम, ढेर सारे हैं ऐसा, इटीसी। अरे ढेरों मेटल, जितना भी मेटल आपको देगा, कॉपर वगैरह सब दे सकते हैं। तो ये सभी हो जाते हैं मेटालिक, जो मेटल से केवल बने हैं, जिसके पार्टिकल्स केवल मेटल में अवेलेबल हो, तो सभी को हम लोग कहते हैं मेटालिक। एक पॉइंट जरूर याद रखेंगे इस मेटालिक सॉलिड के लिए। ओके, इस बात को जरूर याद रखेंगे कि जो भी मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उन्हें कहा जाता है कर्नल, मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को। और कर्नल जो होते हैं वो बंधे रहते हैं फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन से, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन से बंधे रहते हैं। और इसी कारण से चूंकि इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए मेटेलिक सॉलिड को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है। ओके, अब यदि दिखाना चाहते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से ढेर सारे पॉजिटिव दिखा दीजिए, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव, और इन सब के साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से नहीं बंधे रहते हैं, हल्का सा पोटेंशियल मिलेगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत मूव कर जाता है यहाँ पर से। ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल का अपना प्रॉपर्टी है, ये सब याद रखें, और इसी कारण से करंट बहता है। अब चूंकि इसमें देखेंगे गौर से तो ढेर सारे आपको इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नजर आता है, इसलिए इसे कहा गया मेटेलिक सॉलिड को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा गया। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नजर आता है, पॉजिटिव आयन तो मूव नहीं कर सकता ना, ऐसे भी बैठे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवेबल होता है तो मूव कर रहे हैं, फ्री है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखता है, इसीलिए इन्हें कहा गया है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक सॉलिड को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये जो आपका पॉजिटिव वाला है इसको कहा जाता है कर्नल, कर्नल, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मेटेलिक सॉलिड इसे कहा जाता है। अब इनका प्रॉपर्टी क्या होगा, जरा इन्हें निपटा लें। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड के प्रॉपर्टी जरा बताएंगे। पहला, अब बताइए, ये सभी कंडक्टर होंगे कि इंसुलेटर होंगे, तो ये सभी गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। दूसरा, इन सभी को, ये सभी हार्ड होते हैं, दे आर जनरली हार्ड। और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, ये सभी मेलेबल होते हैं एंड डक्टिल। और क्या दे सकते हैं, चौथा, they have high melting and boiling point। ओके, तो ये सभी जो होते हैं गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो आप देख रहे हो, लोहा वगैरह से करंट जाता है, हार्ड भी होते हैं, ये सभी मेलेबल होते हैं, मेलेबल, और डक्टिल भी होते हैं। मेलेबल मतलब हथौड़ी से पीटने पर ही चादर जैसा फैल जाए। और देखे तो भाई लोहार उहार के यहाँ जाइए, आप देखिएगा लोहार के पास ऐसे यदि गोल टाइप के कोई लोहा वगैरह ले जाइए, वो इसको गर्म करेंगे, इस पे हथौड़ी मार मार के इसको चौड़ा बना देंगे। आप इससे जे बनवाना चाहते हैं, खुरपा बनवा लीजिए, कुदार बना लीजिए, जे बनवाना चाहते हैं सब बना देगा वो। हाँ, तो पीट पीट के चौड़ा किया जा सकता है। तो जिसको चौड़ा कर सकते हैं उसे मेलेबल कहते हैं, इसे हिंदी में अघातवर्ध कहा जाता है। और यदि खींच करके तार जैसा लंबा खींचा जाता है, तो ये सभी में ये भी प्रॉपर्टी है। आप देखिए, तांबा के तार आपके घरों में यूज हो रहा है लाइन के लिए, करंट के लिए, एल्युमिनियम का तार यूज हो रहा है, तो वो सभी को इसे लंबा हीट करके खींचा जाता है, लम्हार जाता है। तो यदि खींचिएगा तो तार बन जाएगा, तो तार यदि खींचने पर तार जैसा निकलता है तो उसे डक्टिल कहते हैं, तन्य कहा जाता है। तो ऐसे भी तन्य भी होते हैं और अघातवर्ध भी होते हैं। अघातवर्ध मतलब हथौड़ी मार के चौड़ा भी किया जा सकता है और खींच के लंबा तार भी बनाया जा सकता है, जिसके कारण इसे डक्टिल भी बोल सकते हैं। ओके, और इन सभी का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो भाई हाई होएगा ही। मेटल को कौन आप पिघला दीजिएगा घर के चूल्हा पे, संभव नहीं है।
केवल कलर चेंज कर सकते हैं, लाल नॉर्मल से लाल, लाल से पीला, पीला से नीला। बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेता है लोहा वगैरह पिघलने में, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, समझिए। तो इन सभी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। ओके, तो यहां तक हो गया जी आपका मेटेलिक सॉलिड। और एक बच गए, फोर्थ क्या था आपका? फोर्थ है आपका कोवैलेंट सॉलिड, या इसी को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। नेटवर्क सॉलिड किसे कहिएगा? जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड अवेलेबल रहे। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में अवेलेबल रहेगा? तो कहेंगे कार्बन कार्बन। इसका 3 एग्जांपल बहुत बेस्ट है, उसे याद जरूर रखिएगा। 3 एग्जांपल में कौन कौन आ जाते हैं? तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और एक ग्लास जरूर याद रखिए। डायमंड के सूत्र सी, ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होगा? सी, ग्लास के फॉर्मूला SiO2। सिलिका से ही तो बनता है ग्लास, कांच बालू से ही तो बनाया जाता है, तो इनका भी सूत्र हो जाएगा SiO2। अब इन सब में यदि चेक करें डायमंड का शेप कैसा होता है? डायमंड का शेप टेट्राहेड्रल होता है, पढ़े हैं आप? ऐसे सी इस तरह से ऐसे बैठे रहते हैं, यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन यहाँ, और बाकी इस तरह से कार्बन ऐसे बैठे रहेंगे, सी 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 सी, इस शेप में बैठता है इसे। तो डायमंड का शेप होता है, और नीचे अभी और भी बनेंगे, ये सभी के साथ और जुड़ते हैं ढेर सारा। तो इसको यदि जोड़ते जाइए तो एक नेटवर्क जैसा, जाल जैसा बन जाता है, इसलिए इसे नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। और इन सभी के बीच चूंकि कार्बन कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए बोल रहे हैं कि जिनके पार्टिकल, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड अवेलेबल रहे, उसी को हम कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड समझ पाए? तो कोवैलेंट सॉलिड में ये 3 एग्जांपल बहुत बेस्ट है, इसे आप जरूर याद रखा करिए। ओके, ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्लास, ये तीनों कोवैलेंट सॉलिड के एग्जांपल हो जाते हैं, जिसमें ग्रेफाइट के बारे में पूछा गया है। तो कोवैलेंट सॉलिड किसे कहा जाएगा? वैसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कौन सा बॉन्ड अवेलेबल रहे? कोवैलेंट बॉन्ड अवेलेबल रहे, दैट सॉलिड। ओके, और एग्जांपल क्या दीजिएगा? तो एग्जांपल 3 बहुत बेस्ट है, इसका याद रखेंगे। ग्रेफाइट, सूत्र पूछा जाए तो सी बताइए। डायमंड, इसका भी सूत्र सी बताएंगे। ग्लास, क्वार्टज ग्लास भी बोल सकते हैं, इसका भी सूत्र SiO2। एक है सिलिका कार्बाइड, ये भी पूछ दिया जाता है, सिलिका कार्बाइड SiC, सिलिका कार्बाइड। तो सिलिका कार्बाइड भी इस एग्जांपल में कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। ओके, तो कोवैलेंट सॉलिड उसे कहेंगे जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कोवैलेंट सॉलिड से बंधे होते हैं। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, उसे हम लोग कोवैलेंट सॉलिड कहेंगे। एग्जांपल में ग्रेफाइट, डायमंड, ग्लास वगैरह लगा दीजिए। ओके, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा आप लोग खुद से सोचो। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड क्या क्या दे सकते हैं? डायमंड के बारे में चेक करिए तो क्या पता चलेगा? डायमंड या ग्रेफाइट, यहां पर जो है ये एक प्रॉपर्टी में कुछ एक्सेप्शन टाइप ले आएगा, जैसे डायमंड, ग्लास, ये सभी इनसे करंट वगैरह नहीं जाता है, इन सबसे करंट नहीं जाता। बट ग्रेफाइट जो है ये एक्सेप्शन है कोवैलेंट सॉलिड, बट इससे करंट जाता है, ये एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये सभी जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, इंसुलेटर होता है। ओके, तो प्रॉपर्टी में ये सभी दे सकते हैं कि अब सोचो ना, हीरा से थोड़ी ना जाता है, ग्लास से थोड़ी ना करंट पास करता है, इससे पास करता है, तो ये एक्सेप्शन टाइप के हो जाते हैं। समझ रहे बात की? तो यदि बोला जाए इसका प्रॉपर्टी क्या क्या लिखेंगे, तो एक एग्जांपल पकड़ लीजिए इस सबसे और इसी से निकालिए। दे आर इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये सभी नॉन कंडक्टर होता है। एक्सेप्शन में याद रखेंगे ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, ये बात याद रखेगा, ये है गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इसके जो प्रॉपर्टी है उसे फॉलो नहीं करता है। दूसरी बात, ये सभी हार्ड होते हैं,
अरे भाई ये सभी, अब डायमंड को तो नहीं तोड़ सकते हो, ग्लास वगैरह लो, हथौड़ी मारो चूर हो जाएगा। हार्ड तो है, कड़ा भी है, बट हथौड़ी मारने पे चूर हो जाता है। तो ब्राइटल भी होंगे, भंगूर, जो भंगूर होता है उसे ब्राइटल ही तो कहते हैं, ये सभी हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ये सब के कितना होगा, कम के ज्यादा? तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो याद कर जाएंगे कोवेलेंट सॉलिड किसे कहेंगे। कोवेलेंट सॉलिड उसे कहा जाता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बंधे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, उसे हम कोवेलेंट सॉलिड कहेंगे। एग्जांपल में ग्रेफाइट, डायमंड और ग्लास बेस्ट एग्जांपल है इसका। ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये सभी पूछे जा सकते हैं। कोवेलेंट सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये आ जाता है कि कोवेलेंट सॉलिड जनरली गुड कंडक्टर नहीं होते, मतलब जनरली इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी एंड हीट का भी। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, तो इससे करंट जाता है, बट ये सभी से करंट पास नहीं कर पाता है। और क्या दे सकते हैं, दे आर हार्ड, ये सभी हार्ड होते हैं और ब्राइटल भी होते हैं, इन्हें हथौड़ी वगैरह से मारने पर टूट भी जाते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये सभी ब्राइटल भी हैं। अरे भाई ये सब एग्जाम्पल अपने दिमाग में लोड रखो। एग्जाम्पल सोचो ना, ये कांच बगल में कोई है पड़ा, देखो हार्ड है कि नहीं, काला है कि नहीं, तो वैसे काला भी तो है, हथौड़ी से मार कर देखो या बगल में ऐसे पटक कर देखो, चूर हो जाएगा, हार्ड भी है। और ये सभी के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आपको कहे कि हम कांच के चूल्हा पर चढ़ा करके पिघला देंगे, संभव है? पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा। तो कांच ये सब क्या, या यही सब के देख लो, ये सब के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये सभी के मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। ओके, तो अभी तक हम लोग क्लियर कर लिए भाई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन हो गए? मॉलिक्यूलर सॉलिड, वैसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल के बने होंगे, वो 3 टाइप के हो गए, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, उसके बाद आया जी आपका आयनिक सॉलिड, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बने होंगे, उसे हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल ढेर सारे दे सकते हैं, NaCl, CaCl, ZnO, Na2O, ढेर सारे हैं जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन से बने होंगे। ओके, इसके बाद आया जी मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड उसे कहेंगे जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल के बने होंगे, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहेंगे। याद रखिएगा, जो मेटल आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन, उसे कर्नल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन उसी के साथ हेल्ड रहता है और वो मूव कर सकते हैं। ओके, और लास्ट आया आपका ये वाला जिसे हम कह रहे हैं कोवेलेंट सॉलिड, इसी को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। कोवेलेंट सॉलिड उसे कहते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं, उसे कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड। एग्जांपल में ग्रेफाइट, डायमंड, ग्लास, ये सभी आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज का यही है कि ये सभी इंसुलेटर होते हैं जनरली, अब एक्सेप्शन में है आपका ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर है। ये सभी हार्ड होते हैं, ब्राइटल होते हैं और इन सभी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, छोटी सी बात याद करिए, अब यदि हम इसे अपने लाइफ में अलाउ करें, थोड़ा सा हंस लो मेरे साथ हंसिएगा, आइए हंस लेते हैं। हंसना क्या है, जैसे मान लेते हैं हम आपसे पूछें कि आप क्या हैं हैं तो सॉलिड, हम भी तो सॉलिड हैं, आप भी सॉलिड हैं। माने कि यदि यहां से चेक करें तो ये किस टाइप का हम लोग बन सकते हैं? क्या हम लोग कोवेलेंट है? क्या हम लोग मॉलिक्यूलर हैं? क्या हम लोग, बोलिए, क्या हम लोग आयनिक हैं? क्या हम लोग मेटेलिक हैं? तो जरा चेक करिए, दिमाग में लोड करेंगे। जो मॉलिक्यूलर था, मॉलिक्यूलर ये क्या है? मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर वो होते हैं जो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। माने इसमें जो जैसे H2O लें या NH3 लें, NH3, तो N और H में पार्शियली निगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, इसमें जो प्लस माइनस का फॉर्मेशन है वो पार्शियली होता है। आयनिक कैसा है? आयनिक, तो आयनिक जैसे NaCl, पूरी तरह से इसमें पॉजिटिव, पूरी तरह से इसमें निगेटिव आ जाता है। मेटालिक कैसा है? मेटालिक, तो मेटालिक में सभी पार्टिकल मेटल के ही बने होते हैं, केवल मेटल ही रहेंगे। सभी पार्टिकल मेटल ही रहेंगे। मेटल माने पॉजिटिव चार्ज, केवल पॉजिटिव वाला रहेगा। और एक आप पढ़ लेंगे ये
कोवैलेंट में सभी पार्टिकल जो होंगे कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। एग्जांपल में देखिए तो कार्बन वाला ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, सी दो बॉन्ड वाला एक इस्तेमाल मान लेते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहे हैं तो दो कार्बन के बीच का बॉन्ड हम लोग पकड़ ले रहे हैं, हालांकि स्ट्रक्चर नहीं है, बस इसका सूत्र सी होता है, तो उनके बीच का जो बॉन्डेड होगा दो कार्बन के बीच ही तो रहेगा भाई। अब देखिए इसको लागू कराइए अपने लाइफ में। यदि आयनिक को चेक करें तो इसमें मस्त एक प्लस है एक माइनस है। एक बात मेरी बात एकदम दिमाग में रखिएगा, चीजों को समझने के लिए आप प्लस को लड़का समझ लीजिए या मेल समझ लीजिए और माइनस को फीमेल या लड़की समझ के चलिए, ओके, समझने के लिए। ये इतना बात दिमाग में रहेगा ना तब वो बहुत बढ़िया से ये सब चीजों को समझ जाइएगा और फिर डिफिनीशन अपने आप बनाना शुरू कर देंगे। तो जैसे Na प्लस Na माइनस, इन दोनों में माने कि बढ़िया से प्लस बनल है, बढ़िया से माइनस बनल है, एकदम बढ़िया से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इन दोनों में आवल है। आप डेली लाइफ में सोच करके देखिए, प्लस माने एगो लड़का एगो लड़की के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कब आएगा, कब इनके बीच का मजबूती, इनके बीच का बंधन एकदम बरियार हो जाएगा, कहीं भी घूम सकता है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तब होगा जब इनकी शादी हो जाएगी। कोई के भी लाइफ में शादी हो रहता है तब। ऐसे भैया आप किन्हीं को लेकर के घूमिएगा, बदनामी होने का डर रहता है, हाँ, डर लग रहा है कोई अगल बगल के तो नहीं ना रे, देख लेगा तब भाई कि फलाना फलानिया के साथ घूम रहा है, दिक्कत है ना। तो जिनके शादी ब्याह हो गया वो तो आराम से घूम सकता है, हमरा क्या दिक्कत है भाई, हम तो घूम ही सकते हैं कौन रोके जा रहा है उसको, वो घूमो, नो प्रॉब्लम। तो जो प्लस माइनस वाले हैं, देखिए एक मेल एक फीमेल है, शादी ब्याह हो वाले तो आराम से घूमेगा। जो शादी ब्याह वाला है वो सभी आयनिक कैटेगरी के हो जाते हैं, याद रखिएगा। काहे कि उनके बीच का अट्रैक्शन बरियार हो वाला है, उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं होगा। मॉलिक्यूलर का होंगे जिसमें आंशिक पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, ई ओकरा लगी है और का लगी, इनके बीच का देखिए ना बंधन कमजोर है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो ऐसा कहाँ होगा जेकरा में देखिए एगो लड़का एगो लड़की है, टूटने का तो डर है यहाँ पे, क्या इनका ब्याह होगा? नहीं, यदि टूटने का डर है तो ब्याह नहीं हो वाला है, मतलब कि अभी खाली अफेयर चल रहा, समझ ना बात के। अफेयर मैंने बाबू सोना बनना है, अब वो बाबू सोना यदि घूमने जाएगा मार्केट में इधर उधर, डर रहेगा यार कि कहीं ना कोई ध्यान, कहीं ना कोई देख ले, समझ रहे बात के। तो इनके बीच जो बाबू सोना बने हुए हैं उनके बीच में ये अट्रैक्शन इसके जितना बरियार नहीं है, वो कभी भी टूट जा सकता है, कभी भी छोड़ दिया जा सकता है। आपका भी है तो आपको भी छोड़ देवल जाएगा, अरे भाई आगे छोड़ देवल जाएगा, काहे की टेंशन ले रहे हैं, समय आने दीजिए। तो ध्यान से मिलेगा, जब बाबू सोना बनने लोग मॉलिक्यूलर हैं, जिनका ब्याह हो वाला है वो आयनिक है ना। लड़का लड़की मिल रहा है यार, परमिशन मिल रहा है इसको परमिशन नहीं, फिर भी घूम रहा, यही डर है इस बात का। और मेटैलिक क्या होते हैं? मेटैलिक अकेले है, अकेले प्लस अकेले माइनस, अकेले केवल पल से है, ये है अकेले पल से है। तो सोचिए यदि आप बॉयज हैं तो आप प्लस माने लड़का, माइनस माने लड़की, तो आप यदि बॉयज हैं तो आप अकेले हैं। यदि आपका बाबू सोना नहीं है आप कौन कैटेगरी को हो गए? मेटैलिक। समझ रहे बात के? आप कौन कैटेगरी को हो गए? मेटैलिक। तो सब लड़का जो अभी तक कोई लड़की से बात उतना नहीं किया है, कोई लड़की के नहीं घुमाया, वो सब कैसन है? मेटैलिक। आई कोवैलेंट, कोवैलेंट में सब के सब देखिए सी माने धातु, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल होगा तो माइनस वाला ही तो होगा ना, माइनस वाला। तो जिसमें सभी पार्टिकल नॉन मेटल रहे या सभी माइनस वाला रहे, माइनस वाले लड़की। तो जितनी लड़कियां जिनका बाबू सोना नहीं है वो सभी कोवैलेंट हैं। माइनस वाले लड़कियां कोवैलेंट, जो अकेले हैं, जो लड़के मेटैलिक, जो अकेले हैं, जो सिंगल हैं, जो आज जिनका शादी ब्याह हो गया वो आयनिक, आज जिनका अभी नया नया बाबू सोना बना हुआ है वो सभी हैं आपके मॉलिक्यूलर। समझ पाए कि नहीं बात को? अपने लाइफ में लगा के देखिए आप किस कैटेगरी के हैं, आप मॉलिक्यूलर हैं कि आयनिक हैं कि मेटैलिक हैं। जनरली जो भी सिंगल है वो सभी इस कैटेगरी का है, शादी ब्याह इस कैटेगरी वाला। बाकी ऐसा हो भी सकता है, मे भी ऐसा भी होंगे लड़कियां कुछ नहीं। अरे तो आप समझ पाए क्यों कहा दिया हम ये, क्यों इस कैटेगरी में बांट करके रखे सबको? पता चला, दिमाग में गया 1% क्योंकि इनके बीच का बंधन कमजोर है तो प्लस माइनस, लेकिन बंधन कमजोर है, इसलिए मॉलिक्यूलर। बंधन बरियार आयनिक प्लस माइनस। अकेले रह गया खाली प्लस लड़का, खाली अकेले लड़का तो हो गया मेटैलिक, और खाली अकेले लड़की तो हो गया कोवैलेंट। ओके, यदि कुछ समझ पाए हैं
तो इसे दिमाग में छाप के रखिएगा, इन सब चीजों को घर पे पढ़ते रहिए, कॉपी में छाप लीजिए और छाप छाप के पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिट सेल, और यूनिट सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे और भी चीजों को देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय हो अपना हिंदुस्तान।